December 1971, when the Indian Navy turned the tide in the liberation of Bangladesh with precision and valor. The Indian Navy spearheaded operations in the Eastern Seafront. The Bay of Bengal became the theatre of decisive action, ensuring the complete maritime isolation of East Pakistan. INS Vikrant led the charge, launching airstrikes that destroyed enemy ports and infrastructure, ensuring total dominance at sea. The Indian Navy's decisive actions hastened victory, leading to the surrender on December 16, 1971, and the birth of Bangladesh. As we commemorate Vijay Diwas, we honor the courage and sacrifice of our armed forces. सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमारे मध्य में दो अतिथि बंधु उपस्थित हैं। एक मुख्य वक्ता हैं और दूसरे हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। तो सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि जी का परिचय कराना चाहूँगा। बड़े नाउन पर्सन है, वैसे तो सीमा जागरण मंच के अनेकों कार्यक्रमों में आपका आना जाना रहा है। माननीय श्री शिवेश प्रताप सिंह जी, आप थिंक टैंक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली के सीनियर फेलो हैं। और मैं देखता हूँ आज की डेट में शायद ही कोई अखबार ऐसा हो जिसमें आपका किसी ना किसी दिन आर्टिकल ना आता। तो कितना गहन अध्ययन और कितना गहन विचार आपका है, जो आज की डेट में हर अखबार उनको चाहता है कि हमारे अखबार में उनका आर्टिकल आए। तो ऐसे शिवेश प्रताप जी IIM कलकत्ता से शिक्षक तकनीकी प्रबंधन सलाहकार रहे हैं और विकास एवं रणनीतिक विषयों पर उनका बहुत प्रभावी लेखन रहता है। तो ऐसे प्रखर वक्ता हमारे मध्य में है। मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और हमसे जुड़े हुए भी हैं, अनेकों कार्यक्रमों में पहले भी आपका उद्बोधन रहा है। दूसरे हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं श्रीमान वाइस एडमिरल सतीश कुमार नावदेव जी। बहुत सारे सेना के मेडल PPSM, AVSM, NM, ADC और भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त एक अधिकारी हैं। आपने नौसेना के 36वें उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। इससे पहले आपने एकीकृत रक्षा स्टाफ, संचालन और प्रशिक्षण के उप प्रमुख और नौसेना मुख्यालय में कार्मिक सेवा नियंत्रक और पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी आपने कार्य किया है। आपको 1 जनवरी 1984 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। आप निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र, पनडुब्बी बचाव पूर्व निरीक्षण और मानशिपर स्लेपी के कमान अधिकारी भी थे और निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट गंगा के दूसरे कमान में भी आप रहे थे। आपको 2000 में नौसेना प्रमुख द्वारा प्रशस्ति पत्र, 2007 में नौसेना पदक, 26 जनवरी 2017 को अति विशिष्ट सेवा पदक और जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसे अनुभवी और महत्वपूर्ण अधिकारी हमारे मध्य में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हैं। मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। सीमा जागरण मंच के आज के इस विजय दिवस के कार्यक्रम में आपका मुख्य उद्बोधन रहने वाला है। तो आपसे आग्रह है कि आप अपना विषय प्रारंभ करें। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगूंगा कि समय पे पहुंच नहीं पाए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारा पूरा ये था कि समय पे पहुंचने का। तो सबसे पहले आदरणीय मंचासीन अतिथिगण श्री शिवेश प्रताप सिंह जी, डॉक्टर प्रकाश साहू जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, श्री दिलीप नारायण जी और अन्य अतिथिगण और महानुभाव। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ युवा स्टूडेंट्स भी हैं, सम्मानित प्रोफेसरगण भी हैं और सीमा जागरण मंच के सम्मानीय सदस्य। आज इस पावन अवसर पर
मैं आप सभी को विजय दिवस जो हमारा 16 दिसंबर को मनाया जाता है को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विजय दिवस केवल एक तारीख नहीं है, यह भारत की एक अस्मिता, संकल्प और सैन्य पराक्रम का जीवंत प्रतीक है। यह वह दिन है जब भारत ने न केवल युद्ध जीता बल्कि इतिहास की दिशा बदल दी। हम विजय दिवस क्यों मनाते हो आप सब जानते हो, लेकिन विजय दिवस हमें उस 1971 के उस ऐतिहासिक घड़ी को याद दिलाता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने मात्र 13 दिनों में एक ऐसे युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया जिसका परिणाम था 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था यह, और बांग्लादेश का जन्म, हम इसको लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का और लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। सो यह विजय केवल सैन्य नहीं थी, यह मानवता की विजय थी, अन्याय के विरुद्ध न्याय की विजय थी। 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी द्वारा अपने ही नागरिकों पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे और ये एक सबसे बड़ा जिनोसाइड था। लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की गई। 80 लाख से अधिक शरणार्थी भारत में शरण लेने को मजबूर हो गए थे और भारत उस समय, भारत के लिए यह सीमा का प्रश्न नहीं था, यह मानव विवेक का प्रश्न था। और उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कहा, इंडिया कैन नॉट रिमेन अ म्यूट स्पेक्टेटर टू जिनोसाइड। और भारत खड़ा हुआ न्याय के पक्ष में, मानवता के पक्ष में। और इससे क्या हुआ कि जब मार्च 1971 में ये सब जिनोसाइड और बहुत सारे गतिविधियां हुई, तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ जी को बताया था कि हम युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उस समय मानेकशॉ ने सही तरीके से उनको समझाया कि हम उस समय तैयार नहीं थे और फिर ये मॉनसून्स भी आने वाले थे और उस समय युद्ध करना बिल्कुल उचित नहीं था। और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसमें तीनों सेनाओं को और देश को भी हमें इस युद्ध की तैयारी के लिए समय मिला और हम जिस तरह से संयुक्त प्रकार से, जॉइंट या इंटीग्रेटेड तरह से यह युद्ध हमने साथ में लड़ा था, यह एक कीर्तिमानी था। तो 1971 को पाकिस्तानी, मैंने जैसे बताया, पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत के 11 एयरफोर्स स्टेशनों पर हमला किया, लेकिन वह यह भूल गए थे कि भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, रणनीति से प्रहार करता है। और यही तीनों सशस्त्र सेनाएं सभी ने मिलके, और मैं यहाँ पर हूँ तो आप लोगों ने भारतीय सेना और वायुसेना के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, तो मेरा ये मकसद रहेगा कि आपको नौसेना के बारे में बताया जाए। तो इंडियन नेवी ने भी इस तरह से इतिहास रचा और अपने वो 2 वीडियो देखे, क्योंकि अक्सर 1971 की जीत को थल और वायु युद्धों से जोड़ा जाता है, लेकिन सच यह भी है कि वॉर वॉज ऑल्सो डिसाइडेड एट सी, बिकॉज बहुत ही ये था। वेस्टर्न फ्रंट में आपने देख लिया ऑपरेशन ट्राइडेंट, जैसे कैसे थे वो 4 दिसंबर 1971 को, एक्चुअली 3 दिसंबर को ही शिप सेल कर चुके थे, जबकि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था और पाकिस्तान ने आक्रमण किया, लेकिन हमारे तैनात थे। तो यही एक भारतीय किसी भी नौसेना का एक फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी होती है कि हम शांति के समय हम तैनात रह सकते हैं आगे जाके, क्योंकि सी में कोई बॉर्डर नहीं होती और फेंस नहीं होती। भारतीय सेना को क्या करता है कि अगर फेंस या बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो युद्ध हो गया। भारतीय वायुसेना अगर हवाई जहाज अपने उनके एयर डोमेन में चले गई तो युद्ध हो गया, क्योंकि उसको, लेकिन समुद्र में ये है कि कोई बॉर्डर और फेंस नहीं होती, तो जहाज 12 मील दूर तक जाके खड़ा हो सकता है
और वो पीस टाइम है, कुछ नहीं कर सकते। और अगर उस समय युद्ध शुरू हो गया तो उधर से सीधा अपने क्षेपणास्त्र डाल सकते हैं और उसको युद्ध को शांति को युद्ध में कर सकते हैं और युद्ध को शांति में भी ला सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी नौसेना में होती है। तो जैसे हुआ कि ऑपरेशन ट्राइडेंट में ये 3 शिप्स थी, निपात, निर्घात और वीर, ने ऐसा प्रहार किया कि एक्चुअली युद्धपोत और तेल टैंकरों में आग लगा दी और कराची बंदरगाह तो 7 दिनों तक जलता रहा। और इसी के कारण 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है 1971 की जीत पर। इसके साथ भी उसके बाद एक ऑपरेशन पाइथन किया गया, वो 8 दिसंबर रात को। अभी पाकिस्तान संभल भी नहीं पाया था कि भारतीय नौसेना ने दूसरा हमला किया और इस समय उनके फ्लीट टैंकर नष्ट हो गए और कराची पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके सारे जो जहाज थे अंदर बंद हो गए और कोई भी बाहर नहीं निकला और कोई भी जो इंटरनेशनल जो जहाज अरबी समुद्र में आ रहे थे वो इंडियन गवर्नमेंट से पूछ रहे थे कि हम आ सकते हैं, कराची से निकल सकते हैं। जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे वेस्टर्न नेवल कमांड से, उनसे परमिशन लिया जा रहा था कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि सारा पूरा अरबी समुद्र पे भारत का झंडा लहरा रहा था। और ईस्टर्न फ्रंट पे तो आपने देख लिया INS विक्रांत, वो भी एक गेम चेंजर बन गया था। चित्तगोंग, कॉक्स बाजार, खुलना पर हवाई हमले और पाकिस्तानी की जो आपूर्ति लाइनों का पूर्ण नाश हो गया था, क्योंकि ऊपर से तो एयर डोमेन पे तो रेस्ट्रिक्शन ही था और समुद्री से उनकी जो पूर्ति की जा रही थी वो सब भारतीय नौसेना ने बंद कर दी थी। और उसमें और एक निर्णायक क्षण था PNS गाजी का डूबना। पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी INS विक्रांत को निशाना बनाने के लिए भेजी थी, लेकिन वो भी वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी और नौसेना ने फिर ये किया कि एक INS राजपूत विशाखापट्टनम के उधर से निकला तो उनको एक सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उन्होंने एंटी सबमरीन रॉकेट्स डाले और चाहे उसके कारण हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान की गाजी विशाखापट्टनम के पास डूब गई। और उससे क्या हुआ कि कोई कहता है कि वो अपने माइंस ले कर रही थी, क्योंकि उनको लगा कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में है, क्योंकि हमने इस तरह से सिग्नल्स भेजे थे कि सबको लगा कि विक्रांत विशाखापट्टनम में है, लेकिन वो तैनात थी अंडमान निकोबार में। तो ये भी एक अच्छा डिसेप्शन किया गया था उस समय, उनको पता नहीं चला। और फिर उसके लिए क्या हुआ, जब ये हो गया तो उसके बाद इधर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से जो कार्रवाई की। लेकिन सबसे एक बहुत कम लोग जानते होंगे, ये सब तो आपको YouTube में मिल जाएगा जो मैंने बताया, आप देख लोगे, लेकिन एक बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी है भारतीय नौसेना की, जो कोवर्ट ऑपरेशन उस समय किया गया था, जो युद्ध शुरू होने के पहले ही काफ़ी हद तक हो चुका था। क्योंकि इस में क्या हुआ कि जब उधर जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश में, तो जो ईस्ट पाकिस्तान के जो सैनिक थे, नौसैनिक थे, उनको भी लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है उनके देश में। तो एक PNS मैंग्रो एक पनडुब्बी थी पाकिस्तान की जो फ्रांस में थी और उनकी ट्रेनिंग चल रही थी उस समय। वो समय था जून जुलाई 1971 में। तो उनमें से जो एक पहला एक उनका जो सेलर था, उसको लगा कि उनके घर के लोग भी मारे जा चुके थे, तो उनको लगा कि किसी तरह हम अब भारत की मदद की जाए इस दिशा में। तो लगभग 8 बांग्लादेशी सबमरीनर्स, अभी उनको बांग्लादेशी कहेंगे, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तानी थे तो उन्होंने वो उधर थे फ्रांस में, और उधर से वो जब वो सबमरीन सेल करने वाली थी मार्सेल्स फ्रांस से, तो वो उधर से भाग गए
और मैड्रिड में जाके भारतीय दूतावास में पहुंचे और भारतीय दूतावास में जो इंडियन एम्बेसडर था उनको जाके मिले और उनको बताया कि हम आपके साथ शरण लेना चाहते हैं भारत में। तो वो आए उधर, उन्होंने अपने उनको भी था कि क्या हो रहा है उनके देश में। तो वो एम्बेसडर ने इधर भारत में बताया और उधर से फिर उन आर्ट को हम भारत में लेके आ गए और तब तक मुक्ति वाहिनी का भी बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो उसके बाद हम बैटल ऑफ प्लासी तो जानते हैं, जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस तरह हराया था, मीर जाफर गलत डायरेक्शन में चला गया था। और फिर आप लोगों ने बंगाल के बारे में तो बहुत पढ़ा है, सुना है, और अभी बंगाल फाइल्स नई जो मूवी में निकली है, बहुत सारे ये हैं। लेकिन ये एक और क्षण था जब बैटल ऑफ प्लासी में एक ट्रेनिंग कैंप फिर भारतीय नौसेना ने शुरू किया और उसमें मुक्ति वाहिनी के और इन 8 जो आए थे जो पाकिस्तानी, इनको मिलके जो भी लोग मुक्ति वाहिनी और अपने मिलके उनकी ट्रेनिंग की और उस से जो 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 भागीरथी जो नदी है उस नदी पे उसमें ट्रेनिंग कैंप लगा। उधर उनको ट्रेन किया गया कि किस तरह से लिम्पेट माइंस जाके जहाज़ों में लगाने हैं। हाँ, और जैसे जैसे वो युद्ध तो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जो भी जिसमें पाकिस्तान के जो सप्लाईज आ रहे थे उन जहाज़ों में जाके उनको हमने युद्ध होने शुरू से पहले ही उड़ा दिए थे। तो काफ़ी हद तक उनका जो ये बंद हो चुका था। पर लेकिन ये बहुत ही जोखिम का ऑपरेशन था, क्योंकि ये एक साहस, गोपनीयता और बलिदान की एक गाथा है। और ये एक बुक है ऑपरेशन एक्स, अगर आप देखोगे, ये अनटोल्ड स्टोरी, जो एक संदीप उन्नीतन और कैप्टन MNR सावंत, महावीर चक्र, जिनके नेतृत्व में ये सारा ऑपरेशन किया गया था, वो उसके बारे में है। तो आप लोग किसी ने पढ़ी नहीं होगी तो जरूर इस बुक को लीजिए और पढ़ लीजिए, कि उसमें पता चलेगा कि किस तरह से ये कार्य किया जाता है। और इससे बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि तरह तरह के जहाज जो सप्लाईज लेके जा रहे थे तो उन सब का खात्मा हुआ और अंदर जाके जो नेवल बेसेस हैं उनमें भी काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन कर चुके थे हम उसके कारण। तो ये एक बहुत ही सही तरीके से किया गया था ऑपरेशन, क्योंकि ये सही तरीका इसलिए था क्योंकि हम फिर से सही दिशा में जा रहे थे, क्योंकि हमें चाहिए था कि किस तरह से ये जीनोसाइड रुका जाए जिस तरह से चल रहा था। तो 1971 की विजय का सबसे बड़ा सबक था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अगर जब भी एक साथ लड़ते हैं तो इंडिया इज अनस्टॉपेबल, क्योंकि साथ में हमेशा हमारे ये। तो आर्मी तो लैंड पे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, एयरफोर्स ने पूरा डोमिनेटेड द स्काइज, और इंडियन नेवी ने एनिमी को समुद्र से चोक कर दिया था। और मुक्ति वाहिनी ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ लड़ी। आज उसके बाद तो बांग्लादेश में काफ़ी कुछ सुधार आया, आत्मनिर्भर बन गया, तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी, स्थिर लोकतंत्र हुआ। लेकिन अभी देखा कुछ 2 साल में सब कुछ बदल चुका है। अभी फिर से इस स्थिति बांग्लादेश में बिगड़ चुकी है। लेकिन इस समय फिर से हमें यही चाहिए कि हमारा देश किस तरह एकजुट रह के हम किस तरह इस स्थिति में इस इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है और इंडियन ओशन रीजन में सबसे महत्वपूर्ण है कि इंडिया फर्स्ट, भारत सबसे पहला होना चाहिए। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको हमें अपने साथ में रखना है किसी भी हालत में। और ये प्रयास हमारी गवर्नमेंट कर रही है, बहुत ही उसके लिए काफ़ी कदम उठा रही है तरह तरह के। मैं तो जो स्टूडेंट्स इधर हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप केवल डिग्री धारक नहीं हैं, आप हमारे देश के भविष्य नेता हैं और आप लोगों पर हमारे देश आगे चलेगा। तो इसलिए मैं अपने
अनुभवों से बताना चाहूँगा कि मैंने नौसेना में 4 दशक के लिए काम किया, जहाज कमांड किए, समुद्र में फैसले लिए और संकट में नेतृत्व भी किया और सीखा भी। लेकिन एक बात सीखी मैंने, पावर ऑफ पर्पस और एंकर ऑफ इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। जब निर्णय कठिन होता है तो एक ही सवाल आप अपने से पूछिए कि यह हमारे देश के लिए सही है कि नहीं, इज इट गुड फॉर आवर नेशन। और अगर उत्तर हाँ है तो आप कभी गलत नहीं होंगे। तो पुट द नेशन फर्स्ट ऑलवेज। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्रहित सर्वोपरि ये सबसे महत्वपूर्ण रखें। और ये अगर हम करेंगे तो सारी कोई भी कठिनाई हो, कोई भी वो हम करना चाहेंगे। तो मैं जिस जहाज में था उस एक हमारे साथ एक सेलर था जो हमारे साथ काम कर रहा था, उसने हमें एक कविता सुनाई थी, जो मैं उनकी कविता मैं जरूर आपको सुनाऊंगा, छोटी सी है। हाँ, गोद में आएंगे हैं, इसके बारे में है। हम एक हैं, एकता के निशान बनाएंगे। हम एक हैं, एकता के निशान बनाएंगे। भारत माँ की दुनिया में पहचान बनाएंगे। भटक गए जो मंजिलों के रास्ते, उन्हें उनके घर हम वापस बुलाएंगे। भटक गए जो मंजिलों के रास्ते, उन्हें उनके घर हम वापस बुलाएंगे। भारत माँ, दुनिया में तू ही लगती है दुनिया, तेरी दुनिया छोड़कर कहीं न जाएंगे। वीरता की लोरियां सुनी पालने में, वीर है वीरता का इतिहास रचाएंगे। और भारत माँ, तुझे जरूरत पड़ी एक बूंद की, हम सब खून की नदियां बहाएंगे। भारत माँ, तुझे जरूरत पड़ी एक बूंद की, हम सब खून की नदियां बहाएंगे। लड़ते लड़ते शहीद जो वतन पर, फिक्र न कर माँ गोद में फिर आएंगे। तो आइए हम विजय दिवस पर एक संकल्प करें और संकल्प ले, सैनिकों के बलिदान को कभी ना भूले, देश की एकता को सर्वोपरि रखें और भारत को विश्व में उसका उचित स्थान दिलाएं। विजय दिवस हमें सिखाता है, सच्ची जीत वही है जो न्याय और मानवता के लिए लड़ी जाए। जय हिंद और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में वाइस एडमिरल सतीश कुमार जी और हमारे सहकर्मी डॉक्टर प्रदीप जी और हमारे बगल में बैठे डॉक्टर प्रकाश जी, और इसी के साथ सारे जो यहाँ ज्ञान वृद्ध और आयु वृद्ध हैं, ऐसे भी लोगों को मैं अपना अभिवादन करता हूँ। और साथ साथ यहाँ पर हमारे कुछ अनुज युवा छात्र और शोधार्थी भी हैं, तो उनके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि यह बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन हो थोड़ा सा इस तरह से। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है यहाँ पर कि विजय दिवस और जो 1971 में हमारे भारतीय सेना ने जो शौर्य का एक प्रतिमान गढ़ा है, उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर मुझे करना है। और जैसा कि सैन्य शौर्य के बारे में, नेवी के बारे में अभी वाइस एडमिरल सतीश कुमार जी ने बताया है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि युद्ध जो है, बैटल फील्ड में लड़ती तो सेना है, लेकिन युद्ध भूमि में जाने से पहले युद्ध वास्तव में मनोभूमि पर लड़ा जाता है। और मनोभूमि पर जो युद्ध लड़े जाते हैं वह वास्तव में युद्ध भूमि में विजय में परिणत हो ही जाते हैं। और इसलिए विजय दिवस को जब मैं देखता हूं तो बीइंग अ नॉन मिलिट्री पर्सन और एक सामान्य भारत का एक नागरिक होने की दृष्टि से जब मैं इसके गौरव का बोध करता हूं अपने अंदर, तो इसमें मुझे कई और भी भाव मिलते हैं। और मुझे लगता है कि जो 1971 का शौर्य है हमारी सेनाओं का, वह एक संगठित शौर्य, एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच में एक बहुत ही कोहेरेंट अप्रोच रहा। पूरे देश के कह सकता हूं कि हमारी, चाहे वो हमारे उस समय के ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो हमारे
राजनीति हो उस समय की, चाहे वो हमारी सेना के साथ, सब एक साथ एक सार थे, ऐसा मैं पाता हूं। और जस्ट वो एक विजय दिवस के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूंगा एक घटना की चर्चा करते हुए कि जब बांग्लादेश मुक्ति के लिए हमारी सेनाएं बांग्लादेश में थीं और वहां पर इस विजय, इस शौर्य की इतिहास लिख रही थी, तो वहां पर एक घटना हुई थी जिसकी कम चर्चा होती है, लोग कम उसको जानते भी हैं, जबकि उसको जानना चाहिए। एंड दैट इज अबाउट दी टैक्टिकल थिंग्स। वहां पर 11 दिसंबर की घटना है कि ये जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान ने अपनी 93वीं ब्रिगेड को, पाकिस्तान तो उसका अगर आप देखिए तो पूरी सैन्य बल को एक साथ ही उतार देता, चाहे बंडल और लोंगोवाल में देखिए, चाहे आप, तो वहां पर क्या था कि 93वीं ब्रिगेड को उसने उतारा और उसने ये देखा कि अब अगर हमें इस युद्ध को जीतना है या प्रभाव बनाना है तो ढाका पर नियंत्रण करना जरूरी है। और उस समय जो ढाका से ही बगल एक जिला है मैमनसिंह का, वो एक नदी जमुना नदी होती है, पार करके हम ढाका की तरफ आते हैं। उस समय भारतीय सेना ने, जो उस समय नेतृत्व संभाल रहे थे हमारे बड़े ही शौर्यशाली जनरल JFR जैकब साहब ने उस समय एक योजना बनाई कि अगर हम पाकिस्तान को ढाका में नियंत्रण स्थापित करने से नहीं रोक पाएंगे तो निसंदेह हम, यह स्थिति हमारे लिए युद्ध की बहुत ही जटिल हो जाएगी। और उन्होंने उस समय एक ऐसी युक्ति बनाई जिस युक्ति को इतिहास ने नाम दिया दंगल ड्रॉप का। मैमनसिंह के एंट्री पर एक हुगली ब्रिज है, जिस ब्रिज से उस समय एंटर करके ही ढाका पर जाया जा सकता था, और पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को अगर मैमनसिंह को क्रॉस करके ढाका एंटर करने से रोकना था तो हुगली ब्रिज पर नियंत्रण बनाना जरूरी था। वहां पर उस समय हमारी सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री तैनात थी, और उस समय जैकब साहब ने जो योजना बनाई वो कितनी काबिले तारीफ है। उन्होंने वहां पर एयरफोर्स को एक्टिव किया और वहां पर उन्होंने ये बनाया कि 700 एयरफोर्स के लोग, उस समय जो है कुलवंत सिंह पन्नू जी वहां पर थे, नेतृत्व कर रहे थे एयरफोर्स का, 700 जवानों को वहां पर ड्रॉप कराया जाएगा। और उसी के साथ उन्होंने बहुत सारी डमीज भी ड्रॉप कराई। और उस समय जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन सब पाकिस्तान के साथ थे और उनकी जो खुफिया तंत्र था वो भी बहुत बहुत एक्टिव था। अब जैकब के साथ एक ये थी चुनौती कि इस खुफिया तंत्र को कैसे, क्योंकि एक ब्रिगेड के सामने 700 सैनिक और जमीन पर जो है लाइट मराठा इन्फेंट्री है, उसको कैसे हम करेंगे मैनेज। तो उन्होंने पुआल के डमीज बनाए और उसको भी अपने सैनिकों के साथ ड्रॉप कराया, और इस तरह की खबर फैलाई गई कि 10,000 सैनिकों को मैमनसिंह में एयर ड्रॉप कराया भारतीय सेना ने अपने कैनबरा और डकोटा विमानों से। और ये चीज BBC ने रिपोर्ट किया। इस बात से मैंने कहा ना कि जो एक मनोभूमि पर लड़ा जाने वाला युद्ध है, JFR जैकब साहब ने जब यह अंजाम दिया और BBC ने इसको रिपोर्ट किया कि 10,000 सैनिक भारत के एयर ड्रॉप किए गए, इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की पूरी जो हौसला जो उसका होता है 90,000 सैनिकों के साथ, 93,000 सैनिकों के साथ, अगर आप इस चीज को संख्या बल से और बाहुबल से आप कैलकुलेट करें तो क्या यह संभव थी घटना होना। और इसका अर्थ सीधा सा यही है कि वहां पर मनोभूमि पर जो युद्ध लड़ा जा रहा था, मानेकशॉ साहब ने जिस तरह से युद्ध के बहुत पहले ही युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी, उस चीज ने एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ले आया। और वहां पर हमारी भारतीय सेना ने उस हुगली ब्रिज पर अपना कैप्चर बनाकर रखा और उन लोगों को वहां पर ढाका में घुसने नहीं दिया। तो ये एक जो टैक्टिकल और बहुत फास्ट जो निर्णय की बात होती है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, खासकर युवा हमारे, JFR जैकब साहब की एक आत्मकथा है द ओडिसी ऑफ वॉर एंड पीस। मुझे लगता है कि हम सभी को उस किताब को पढ़नी चाहिए। JFR साहब का जीवन बहुत ही शानदार है और हमें उससे बहुत कुछ सीख मिल सकती है, और आप उसको जरूर पढ़िएगा। और अभी जब हमने डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो उसमें दिखाया था कि हमें आप ये विजय जो बांग्लादेश मुक्ति 71 का युद्ध था, उसमें 8 महावीर चक्र थे, दिखाया गया अभी वीडियो में। उसमें एक महावीर चक्र जो है कुलवंत सिंह पन्नू साहब को मिला इस दंगल ड्रॉप की बहुत ही वीरतापूर्ण घटना को अंजाम देने के लिए। जो अब आप इसके क्वांटम को इस तरह से समझ सकते हैं कि 11 तारीख को शाम को 4:30 बजे एयर ड्रॉप की घटना होती है और 16 तारीख को क्या होता है, समर्पण हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो टैक्टिकल जो तरीके हैं युद्ध में सोचने का और उसको इम्प्लीमेंट करने की जो चीजें हैं, और कितने तरीके से, जैसा कि अभी
वाइस एडमिरल साहब ने बताया कि हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि तीनों सेनाओं ने मिलकर इंटीग्रेटेड जो अभियान किया और उसने हमको बिल्कुल ऐसा विजय की मुद्रा में लेकर आए। इसके साथ साथ अगर मैं बैटल फील्ड के बाहर आकर सोचता हूं तो उस समय देश में जो घटनाएं थी, और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि भारत की आजादी के बाद से सबसे कठिन समय अगर कोई रहा तो निक्सन और किसिंजर की जो जोड़ी थी, उससे कठिन समय फिलहाल अमेरिका और भारत के संबंधों में कहीं नहीं आया था। और 71 के समय में किसिंजर और निक्सन ही अमेरिका में थे। और जिस तरह से उस समय हमारे ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, उस समय प्रधानमंत्री ने भी विश्व में जाकर जिस तरह से मानवाधिकार के मंचों पर जो बहुत बड़ा माइग्रेशन हो रहा था बांग्लादेश से भारत के अंदर, उसके लिए जो एक बिल्टअप किया नैरेटिव, वो उसने बहुत अच्छा काम किया। साथ साथ अगर आप देखिए तो कूटनीति के विषय पर मैं 2 विषय आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही मुझे लगता है कि इट वाज रियली अ वेरी ब्रिलियंट मूव कि उस समय ब्रिटेन वाज अ बिट मोर एक्टिव बिकॉज ये डोमिनियन ब्रिटेन का था, तो दे वर मोर एक्टिव। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे वो अपना जो सबसे मजबूत जो नेवी का बेड़ा ईगल था, ईगल वाज देयर एंड दे ब्रॉट इट इन बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ले आते हैं। रूस के साथ उस समय हमने जिस तरह से रूस ने हमारे साथ सहयोग किया, उसके जो डिस्ट्रॉयर्स थे उसने उनको फिर से खदेड़ा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक। और जब ये बात अमेरिका को पता चलती है तो उसने अपने यूएसएस एंटरप्राइज, जो उस समय सबसे बड़ा उनका युद्धक पोत था, सबसे एडवांस, उसको वो लेकर आए हिंद महासागर में। और उसके साथ साथ यूएस ट्रिपोली भी थी उसके साथ। So they both came, and how smartly Russia played in a very strong confidence with India कि रसिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को हिंद महासागर के सरफेस पे ले आता है और अमेरिका के जासूसी विमान उसको देखते हैं कि यहाँ पर तो रसिया भी मौजूद है। और उसके बाद से फिर जो अमेरिका की जो एक स्ट्रेंथ होती है वो टोन डाउन होती है। और इस तरह से कूटनीतिक मोर्चे पर जिस तरह से 1971 के युद्ध में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, हमारा जो विदेश मंत्रालय था, हमारी जो उस समय की प्रधानमंत्री भी थी, उन सब ने जिस तरह से कोहेरेंट होकर हमारी सेना पर जो विश्वास एक किया, यह दोनों जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जस्ट एज अ कॉमन सिटीजन हमें इन चीजों को समझना चाहिए। और साथ साथ जो एक अगर मैं बात करूं कि जो हमारा एक नैरेटिव असर्शन है भारत का, एक कह सकता हूं कि मैं कल्चरल नैरेटिव है हमारा वसुधैव कुटुंबकम का। जब एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट बांग्लादेश से होने लगा हमारे देश के भीतर, भले ही आज वो एक समस्या है, बट उस समय उसको हमारे भी लोगों ने बड़े मानवीय दृष्टि से देखा। और इसीलिए जब 1971 बांग्लादेश मुक्ति की बात होती है तो वह मात्र एक सैन्य विजय के साथ साथ हमारी जो अपनी नैरेटिव असर्शन है वसुधैव कुटुंबकम की, कि अगर किसी भी भूभाग पर कोई भी समस्या आती है तो उसको शरण देना भी हमारा काम है। और उसके समस्याओं के निदान के लिए अगर हमें उसकी शक्ति का भी प्रयोग करना पड़े तो हम करेंगे। उस एक टोन को सेट करना और साथ साथ जो है हिंद एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश हुआ 1971 के युद्ध के बाद से, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें समझना चाहिए, इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, बीइंग अ कॉमन सिटीजन। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप देखिए 1971 के बाद से पाकिस्तान ने जो एक चेंज उसके अंदर आया, क्या किया उसने। 71 के वार ने जो 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण था, उसने पाकिस्तान के पूरे सैन्य मनोबल को तोड़कर रख दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने कभी भी यह हिम्मत नहीं जुटाई कि हम भारत के साथ कभी भी डायरेक्ट वॉर में जा सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने नैरेटिव शुरू किया अपना प्रॉक्सी वॉर का। 71 के बाद से ही शुरू किया। उसने आईएसआई को एक्टिव किया, उसने कश्मीर में इंसर्जेंसीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने का काम किया, और साथ साथ जो एक कम्युनल इश्यूज हैं उस पर, और उसके बाद धीरे धीरे उस चीज को आप उसने जो है उसका ग्रेडियंट जो है बढ़ाता चला गया। और 2014 के बाद हमने, मैं मानता हूं कि 71 के बाद 2014 के बाद जब ये नई सरकार आई है और उसने उस विषय को लेकर जो प्रॉक्सी वार है, क्योंकि प्रॉक्सी वार सेनाएं नहीं लड़ती हैं, प्रॉक्सी वार तो किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक इच्छा शक्ति लड़ती है। और 2014 के बाद से जो एक परिवर्तन आया है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसने उस प्रॉक्सी वार का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। देश के भीतर भी
क्योंकि देखिए 71 में इंटरनेट नहीं था, लेकिन अब देश के अंदर इंटरनेट है और इसीलिए हमारा जो शत्रु है वह दूसरे अन्य कई तरीकों से जो है हमारे ऊपर प्रहार करता है। और इसीलिए 1971 के वार का अगर मैं आज के समय में अगर मैं उसकी प्रासंगिकता देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो नैरेटिव एंगल है उसका, और मुझे लगता है कि जो एक परसेप्शन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, धारणा युद्ध है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है और सूचना युद्ध है, इन 3 विषयों पर हमें बहुत स्ट्रांगली काम करने की जरूरत है और हमारी सरकारें, हमारा समाज उस पर कर भी रहा है, जिसका हमें एक बहुत ब्राइट एग्जाम्पल अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला भी है। और जब मैं ऑपरेशन सिंदूर को देखता हूं और 71 के युद्ध से उसको मैच करता हूं तो मुझे 3 बड़ी अच्छी समानताएं मिलती हैं। 3 समानताएं ये है कि एक हमारा नैरेटिव असर्शन वसुधैव कुटुंबकम, हम किसी भी देश दुनिया में रहने वाले किसी भी नागरिक का हमसे कोई शत्रुता नहीं है, इसीलिए हमारी सेनाएं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करती हैं, बिल्कुल उस बंकर पर अटैक करती हैं ऑपरेशन सिंदूर में जो बंकर आतंकवादियों को छुपा कर रखा हुआ है। यानी हमने अपना नैरेटिव असर्शन उस समय से लेकर और आज तक हम उस पर इंटैक्ट हैं, वसुधैव कुटुंबकम पर हमने उसको नहीं छोड़ा। दूसरी बात, क्लैरिटी इनटू आवर इंडियन आर्मी। 71 में भी भारतीय सेना को बहुत स्पष्टता थी कि उसको क्या करना है, और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेना को अत्यधिक स्पष्टता थी कि उसको क्या करना है, और इसीलिए उस तरह से उसने कार्य किया। और उस विजय जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अगर आप देखें तो निस्संदेह आपको लगेगा कि इट वाज लाइक स्लाइसिंग द आइस, बहुत आसानी से इसको वो कर दिया गया। हम तो ये हमारी महानता है, हमारे देश की विनम्रता जिसको हम कह रहे हैं नैरेटिव असर्शन है वसुधैव कुटुंबकम का, कि हम उसको आगे बढ़कर आगे नहीं तो वो तो चित हो गया बहुत उसमें। और जो तीसरी चीज है, जो नैतिक आधार पर लड़ा जाने वाला जो युद्ध है हमारा, जो हमारे भारतीय सेना और जो उसका अद्भुत शौर्य है, पराक्रम है, उस चीज को लेकर, और जब मैं आज पाता हूं कि एक कॉमन सिटीजन के रूप में जब हम विजय दिवस को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपना जो नैरेटिव वॉरफेयर है उस दिशा में बहुत अधिक काम करने की जरूरत है, बीइंग अ कॉमन सिटीजन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ऑपरेशन जब 1971 का हो रहा था, मैंने कहा कि पूरे देश में हमारे पूरे विश्व में हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो लोग थे, वो एक्टिव थे और उन्होंने सही संदेश पहुंचाया कि यहाँ पर एक ह्यूमन क्राइसिस है, बहुत बड़ा माइग्रेशन हो रहा है, कोई भी देश इतने बड़े माइग्रेशन को नहीं झेल सकता। ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत अच्छा किया। इंटरनेट के माध्यम से जो एक नैरेटिव था, कहीं ना कहीं उसमें हम थोड़े से कमजोर पड़े, क्योंकि किस तरह से भारत की इतनी निर्णायक विजय को कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस विषय पर मोड़ देता है कि इनके कितने रफाल गिरे। तो इस विषय पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। वो काम हम सिटीजन करेंगे, हम नागरिक करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे, अपने विचारों के माध्यम से करेंगे। और अगर आप देखिए तो इस पूरे दृष्टि से जो ये ऑपरेशन सिंदूर भी रहा, कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत को 71 के युद्ध ने हिंद एशिया के में एक निर्णायक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया, ऑपरेशन सिंदूर ने जो हमारी भारतीय सेनाओं की बाहुबल के साथ साथ जो उसकी तकनीकी दक्षता थी, क्योंकि तकनीकी के आधार पर किस तरह से जो सैन्य अभियान है पूरी तरह से तकनीकी जो वरिष्ठता है उस पर शिफ्ट हो गए, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। तो जो नैरेटिव आज के देश में चल रहा है उस विषय पर हमें काम करने की जरूरत है। और उसमें अभी देखिए हालिया 2 विषय मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। एक विषय है, एक मूवी आई है, आई एम नॉट इनटू मूवीज बट ये धनुर्धर करके एक मूवी आई है, धुरंधर जी, सॉरी। सो धुरंधर जो मूवी आई है, आप देखिए उस पर नैरेटिव कैसे ग्लोबल प्ले किया जा रहा है। धुरंधर को गल्फ कंट्रीज में बैन करा जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसमें पाकिस्तान के कच्चे चिट्ठे को खोल दिया गया है। तो इस विषय पर जो है हमने कहा कि मनोभूमि पर हमें युद्ध लड़ना है। जो हमारी सेना तो लड़ती ही है, हम मनोयुद्ध पे लड़ेंगे। इस विषय पर कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो पिछले वर्ष पाकिस्तान में एक ऐसी ही मूवी आई थी जिसमें भारत की सेनाओं को बड़ा ही डीमीन करके उस निम्न स्तर कर दिखाया गया था, और वो भ्रामक गलत सूचनाएं थी। फिर भी उसके बाद गल्फ नेशंस ने उस पर नहीं लगाया था कुछ ऐसा। लेकिन अगर भारत के ऐसे एक अच्छे तथ्य आधारित विषयों को लेकर इतना, तो उस पर
हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वैचारिक आधारों पर उस पर जो है करना चाहिए। दूसरी चीज की हमारी जो भारत की सरकार है वो इस मामले में बहुत एक्टिव है और उसने अपने चैनल्स भी एक्टिव कर दिए हैं। दूसरा जो विषय है, अगर आप देखिए वंदे मातरम को लेकर एक अभी जो हमने 150 वर्ष किए और उस पर एक ये लग रहा है कि वंदे मातरम क्यों। भारतीय सेना और देश के अंदर जो पूरा का पूरा शौर्य है, उस शौर्य का जो प्रतिमान गढ़ा है पिछले 150 वर्षों में, उसमें वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान है। और हम क्यों कोई चाहता है, कभी हमको इसको सोचना चाहिए कि क्यों कोई चाह रहा है कि वंदे मातरम ना गाया जाए, वंदे मातरम को यहाँ आने वाली पीढ़ी विस्मृत कर दे। वंदे मातरम को विस्मृत इसलिए करना चाहते हैं वो क्योंकि हमारे जो भारत के नागरिक हैं, हमारी जो भारतीय सेना है, वह भगवत गीता और वंदे मातरम के इस शौर्य का पाठ करती है कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुज्यते मुहिम। तो भाई मोक्ष जाएंगे, अगर वीरगति हुई और विजय हुआ तो यहाँ पर वीर भोग्या वसुंधरा हो जाएगी। और जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम इसी मंत्र को बार बार हमारे तक पहुंचा देता है, रोज पहुंचा देता है कि त्वहि दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारिणी। तो जो चीजें, जो बातें, जो विचार हमारे अंदर शौर्य लाते हैं, उस विचारों को, उन बातों को, उन तथ्यों को किस तरह से एक बहुत बड़े समाज से दूर कर दिया जाए, यह भी उसी नैरेटिव का जो है अंग है। और इसीलिए मनोभूमि पर जो लड़ाई है, मैं मानता हूं कि भारत के 140-45 करोड़ लोगों की लड़ाई है ये। और विजय दिवस इस बात की स्मृति दिलाता है, इस बात की याद दिलाता है कि जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाएं, हमारा देश, पूरा हर व्यक्ति उस समय अपनी सेना के पीछे खड़ा था, सरकारें भी अपनी सेना के पीछे खड़ी थी और पूर्ण विश्वास के साथ हम गए और हमारी सेना ने वह अद्भुत शौर्य दिखाया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है रिपीट किया गया। तो मैं ये मानता हूं कि आज भी विजय दिवस की प्रासंगिकता हमेशा रहेगी। और यह जो गौरवशाली चित्र हमारे सामने है जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और नियाजी का, यह गौरवशाली चित्र हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। और उसके पीछे जो दाहिने हाथ पर पीछे खड़े हैं वही है जनरल जयफर जैकब। तो यह चित्र अपने बच्चों को जरूर 16 तारीख को आप दिखाइएगा और उनको अपनी भारतीय सेना के शौर्य, अपने राष्ट्रीय पराक्रम के बारे में जरूर हमें बताना चाहिए इस चित्र के साथ। और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को विराम दूं, ज्यादा समय न लेते हुए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।